लकड़ियों से सिर्फ कड़वा धुआं निकल रहा है। हवा का रुख भी सीधा माँ जी के कमरे की तरफ है। मटके में चाटने को भी पानी नहीं है जीजी। सूखे गले से काम कैसे करे? जीजी, बांस की बल्ली गिर गई, पन्नी सरकी तो ये सूखा आटा भी मिट्टी में मिल जाएगा। कोई पकड़ो इसे। अवनी तो पन्नी दबा, प्यास से गला सूख रहा है और ऊपर से ये धुआं जान ले रहा है। मैं अंदर माँ जी को रहा, बेटा गला सूख कर काटा हो गया है, एक घूंट पानी दे दो कोई। अरे माँ जी, तारिणी, अवनी जल्दी आओ, देखो माँ जी का चेहरा नीला पड़ता जा रहा है। आंखें खोलो माँ जी। जीजी, बाहर का सारा धुआं कमरे में भर गया है, यहाँ दम घुट रहा है। जीजी, क्या खिड़की खोल दूं? मत खोलना, बाहर 50 डिग्री की धूप और धूल बह रही है, पानी की बूंद नहीं है और ऊपर से ये आफत। ये कमरे में इतना धुआं क्यों भरा है भवानी? आंखें जली जा रही हैं। चूल्हा जलाते हुए धुआं कमरे में भर गया, घर में घूंट पर पानी नहीं है और माँ जी की सांसें अटक रही हैं। रास्ते में टैंकर ही नहीं पहुंचा भवानी। प्यास के मारे बेलदारी रुक गई और ठेकेदार ने दिहाड़ी भी मार ली। भैया, माँ आंखें बंद कर रही हैं, होठ पपड़ी बन के सूख गए हैं, कुछ तो करो। भास्कर, तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? भागकर वैद्य जी को बुला कर लेकर आ। हाँ भैया, मैं अभी पंडित जगन्नाथ वैद्य जी के पांव पकड़ के लेके आता हूँ। भास्कर तुरंत भागकर पंडित जगन्नाथ वैद्य को लेकर आता है और घर में घुसते ही वैद्य जी, अरे राम राम राम, देख जरा ये क्या अंधेर गर्दी मचा रखी है तुम लोगों ने। अपनी बूढ़ी माँ को घर में रखा है या धुएं के तंदूर में भुनने के लिए बिठा रखा है? वैद्य जी, बाहर रसोई की छत उड़ गई है, पानी की तंगी की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गीली लकड़ियों से सारा धुआं कमरे में भर गया है। नाड़ी बहुत धीमी चल रही है और फेफड़ों में चूल्हे का जहरीला धुआं भर गया है। दमे का दौरा पड़ा है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो सारे। बताइए वैद्य जी, जो जड़ी बूटी या दवा कहेंगे मैं अभी कहीं से ले आऊंगा। अरे दवा काढ़े से काम नहीं चलेगा। एक छोटे से कमरे में 6-7 लोग ठुसे हुए हो, ऊपर से इतना धुआं, पानी की भयंकर किल्लत और गर्मी। अपनी माँ को अगर इस घुटन में रखोगे ना तो इनकी जान चली जाएगी। नहीं नहीं वैद्य जी, ऐसा मत कहिए, हमारी माँ को बचा लीजिए। तो एक काम करो, किसी साफ खुली जगह में लेकर जाओ जहाँ घुटन न हो, ताजी हवा और पानी मिले, वरना मैं अगली बार दवा देने भी नहीं आऊंगा। मेरे सिर पर पाप चढ़ जाएगा। अरे खुली हवा और पानी कहाँ से लेकर आए वैद्य जी? यहाँ सिर छुपाने के लिए यही एक टूटा फूटा कमरा बचा है। दूसरा छप्पर उठाने या पानी का इंतजाम करने के पैसे जेब में है नहीं। मुझे कुछ नहीं पता। इनको काढ़ा पीने के लिए पानी दे दो और सुबह होते ही कोई खुली हवा और पानी वाली जगह ढूंढो, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। तारिणी, जा मटके से पानी लेकर आ, माँ जी को दवाई देनी है। अरे जीजी, इस मटके में तो एक भी बूंद पानी नहीं है, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। कल से बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं हम। हे भगवान, धुएं से तो माँ जी की सांसें बंद हो रही है और दूसरी तरफ घूंट भर पानी भी नहीं है पीने के लिए। गांव में पानी का अकाल पड़ा है और यहाँ हमारी जान पर बनाई है। पानी, थोड़ा सा पानी दे दे रे बच्चों, मुझे खुली हवा चाहिए, मेरा दम घुट रहा है, पानी दे दो। बस माँ, थोड़ा धीरज रखो, सुबह होने दो। मैं गांव के सबसे बड़े महाजन रंजीत के पास जाऊंगा। उनके कुएं पर सबमर्सिबल लगा है, थोड़े से पैसों का भी जुगाड़ हो जाएगा और उनसे हाथ जोड़कर पीने का पानी भी मांग लाऊंगा। हाँ भैया, पूरे गांव में पानी सूखा है पर ठाकुर साहब के यहाँ पानी भरा है। सुबह होते ही हम उनके पांव पकड़ लेंगे। अगली सुबह देवव्रत, चंद्रकांत और भास्कर कर्ज तथा पानी मांगने हवेली पहुंचते हैं। जमींदार रंजीत की हवेली के कुएं और सबमर्सिबल पर उनके कारिंदे बलवंत और मुंशी रामदीन लाठियों के साथ पहरा दे रहे हैं। अरे बलवंत, देख तो सही, ये सुबह सुबह कौन भिखंगे हवेली के दरवाजे पर आकर चिल्ला रहे हैं? दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने। मालिक, ये पार्वती के तीनों नकारे बेटे खड़े हैं, पानी पानी चिल्ला रहे हैं। अरे ओ देवव्रत, यहाँ हवेली के सामने आकर क्यों राग मल्हार गा रहे हो? क्या बात है? मालिक, थोड़ा तरस खाओ हम गरीबों पर। कल रात से घर में पानी की एक बूंद नहीं है। बस 2-3 हजार रुपए दे दो मालिक, रसोई की छत डाल लें और थोड़ा सा पीने का पानी दे दो। अरे तेरा दिमाग फिर गया क्या? अरे देवव्रत, पिछले 3,000 का ब्याज तो तूने अभी तक चुकाया नहीं और नया कर्जा मांगने चला आया। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मुंह उठा कर आने की? मालिक, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मैं दिन रात बेलदारी करूंगा, आपकी हवेली का गारा सीमेंट उठाऊंगा, एक एक पैसा मजदूरी से चुका दूंगा, लेकिन माँ की जान अटकी है मालिक, बिना पानी और छत के वो मर जाएंगी, रहम खाओ। हुजूर, ये रोज का नाटक है इन लोगों का। जब काम धंधा नहीं होता तो माँ की बीमारी का बहाना बना लेते हैं। जब जेब में फूटी कौड़ी ना हो ना देवव्रत, तो इतने ऊंचे शौक मत पाला करो।
अगर खुली हवा और पानी चाहिए तेरी माँ को तो एक काम कर, गांव से 2-3 कोस दूर जो बहती नदी है ना, वहाँ ले जा अपनी माँ को, किसी पेड़ के नीचे पटक दे। वहाँ खुली हवा भी मुफ्त में मिल जाएगी और नदी का पानी जितना चाहे पी लेना। भगा से, बूढ़ी कौड़ी नहीं मिलेगी। मालिक मालिक, बात माँ की जान पर आ रही है, इतना खराब मत बोलिए। थोड़े से पानी पर तो सबका हक होता है, थोड़ा सा रहम खा लो। अरे हम तुम पर रहम खाएंगे तो हम पर भगवान कैसे रहम खाएगा रे? रहम खाने के लिए रंजीत ने ये कुआं और सबमर्सिबल नहीं लगवाया है। बलवंत, भगाओ इन कंगाली के मारों को यहाँ से। चलो चलो, हवा आने दो। तुम्हारे पास तो पीने का पानी भरने की औकात तक नहीं है और चले ठाकुर साहब से बराबरी करने। निकलो यहाँ से। इसी समय भवानी, तारिणी और अवनी सिर पर सूखा मटका लिए बड़े कुएं के पास पहुंचती हैं। बलवंत भैया, भगवान के नाम पर इस मटके में थोड़ा सा पानी भर दो। माँ जी बिना पानी की तड़प रही है, दवा घोलने तक को पानी नहीं है। दूर हट अछूत औरत, कुएं की जगत को छूना मत, वरना पूरा पानी नापाक हो जाएगा। भगा से, कोई पानी नहीं मिलेगा तुम गरीबों को। भैया थोड़ा सा तरस खाओ, हमारी माँ जी मर जाएगी बिना पानी के। सिर्फ एक मटका दे दो, हम बदले में हवेली का कोई भी काम कर देंगे। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? ये ले पानी। लाठी लगते ही मिट्टी का मटका जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। हे भगवान, हमारा इकलौता मटका भी फोड़ दिया। अब हम माँ जी को पानी किस में भर कर पिलाएंगे? हाँ तो बलवंत सही तो कह रहा है, तुम्हारे घर में दमे और छुआछूत जैसी बीमारी फैली है। पानी वानी छुओगे तो पूरा कुआं जहरीला हो जाएगा। हम गांव वाले क्या पियेंगे फिर? अरे काकी चुप रहो ना, दमा कोई छुआछूत की बीमारी थोड़ी ना है जो पानी छूने से फैल जाएगी। थोड़ी तो इंसानियत रखो, कल को तुम्हारे घर में पानी ना हो तो क्या करोगी? मुंह चलाती है रे, जाकर अपनी सास को संभाल, पानी मांगने चली है बड़ी। हाँ। देवव्रत, चंद्रकांत और भास्कर भागते हुए बहुओं के पास आते हैं। भवानी क्या हुआ? ये मटका किसने फोड़ा? इस बलवंत ने पानी तो दिया नहीं, उल्टा लाठी मारकर हमारा मटका फोड़ दिया। और काकी कह रही है कि हमारे छूने से कुआं जहरीला हो जाएगा। अब हम क्या करें? उधर महाजन ने भी टका सा जवाब दे दिया भवानी। उल्टा ऐसा ताना मारा कि कलेजा छलनी हो गया। क्या कहा महाजन ने? कुछ तो तरस खाया होगा। कमीने ने कहा कि अपनी माँ को गांव से दूर नदी के किनारे ले जाओ और वहाँ खुले में पटक दो, वहीं साफ हवा और बहता पानी मिलेगा। अरे जीजी, महाजन ने भले ही ताने में बोला हो, लेकिन क्या ये बुरा विचार है? क्या कह रही है तारिणी, तेरे दिमाग तो ठिकाने पर है? हाँ जीजी, नदी किनारे न किसी ठाकुर का पहरा होगा, न मकान का कोई किराया मांगने आएगा। चारों तरफ ताजी हवाओं की और पीने के लिए मीठा पानी बहता होगा। हाँ जीजी, छोटी सही कह रही है। इस गांव में तो रोज रोज पानी की बूंद बूंद के लिए बेइज्जती सहनी पड़ती है। अरे पर नदी तो गांव से 2-3 कोस दूर है। खुले आसमान के नीचे माँ को लेकर कैसे रहेंगे? वैद्य जी ने साफ कह दिया था कि 2 दिन में माँ जी के फेफड़े जवाब दे जाएंगे। अब तो बस वही एक रास्ता बचा है। अरे पर नदी तो गांव से 2-3 कोस दूर है। खुले आसमान के नीचे माँ को लेकर कैसे रहेंगे? हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं। नदी किनारे रहेंगे तो कम से कम पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। और भास्कर तो नदी में जाल बिछाकर मछली पकड़ने का काम भी जानता है, तो रोजी रोटी भी चल जाएगी। हाँ भैया, मैं नदी से मछली पकड़ लूंगा और बाजार में बेचाऊंगा, और वहाँ की उपजाऊ मिट्टी में हम थोड़ी बहुत सब्जियां भी उगा लेंगे। बस अब सोचना विचारना कुछ नहीं है। अवनी, तारिणी, जल्दी से घर के 2-4 बर्तन और कपड़े बांधो। हम इसी वक्त नदी के किनारे जाकर रहेंगे। पार्वती को एक टूटी खाट पर लिटाकर उसे संभालते हुए तीनों बेटे और बहुएं अपना बचा कुचा सामान पोटलियों में बांधकर नदी के किनारे पहुंचते हैं। खाट नदी के किनारे रखते ही पार्वती गहरी सांसें लेने लगती है। हाय हाय, कलेजे में एकदम ठंडक उतर गई है रे बहू। अरे यहाँ तो हवा कितनी साफ और ठंडी है, फेफड़ों में जमी पूरी जलन मिट गई है। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना कि नदी किनारे आपको आराम मिलेगा। माँ जी थोड़ा पानी पी लो, देखो कितना मीठा और ठंडा पानी है। भगवान भला करे। गांव के उस घमंडी जमींदार को अपने गंदे कुएं का घमंड था ना। यहाँ तो देखो पूरा समंदर बहा रखा है कुदरत ने। पानी और हवा तो ठीक है भवानी, लेकिन शाम ढलने वाली है। रात में खुले आसमान के नीचे माँ को कैसे बचाएंगे? आप चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर सब संभालेंगे। भास्कर भैया, चंद्रकांत भैया, आप दोनों एक काम करो, जंगल की तरफ जाकर मजबूत बांस और मोटी बल्लियां काट लाओ। बांस तो हम ले आएंगे भवानी, लेकिन बिना ईंट और सीमेंट के छत कैसे बनाओगी? अरे आप लेकर तो आइए, हमारे पास पुरानी सूती साड़ियाँ, तिरपाल और रस्सियाँ हैं। हम बांस का ढांचा बनाकर तंबू के आकार बिगाड़ेंगे, फिर ऊपर साड़ी और पन्नियों को कसकर बांध देंगे। अरे वाह भाभी, मान गए आपके दिमाग को। चलो चंद्रकांत भैया, दौड़कर बांस ले आते हैं। तीनों भाई दौड़कर जंगल से बांस ले आते हैं। तीनों बहुएं और भाई मिलकर बांस गाड़ते हैं, रस्सियों से बांधते हैं और ऊपर त्रिपाल लपेटकर एक मजबूत तंबू खड़ा कर देते हैं।
देखो जीजी कितना बढ़िया तंबू बन गया है। अब ना धूप सताएगी और ना ही आंधी तूफान। हाँ अवनी, अब माँ जी इस तंबू के अंदर आराम से सो सकती है। तभी भवानी नदी के मुहाने की तरफ जाती है और भुरभुरी नमी वाली मिट्टी को देखती है। अरे जीजी इधर आओ, देखो तो सही, इस नदी के किनारे कितनी भुरभुरी और उपजाऊ मिट्टी है। अरे हाँ, ये देखो अरबी के बड़े बड़े पत्ते उगे हैं ना। और उधर देखो कटहल का भी एक पेड़ लगा है, मिर्च और ककड़ी भी उगी हुई है। अरे जीजी उधर नदी के पार देखो मक्के के लहलहाते खेत, और कुछ भुट्टे तो नदी के पानी में बहकर किनारे पर भी आ गए हैं। अरे फिर देर किस बात की, आज तो हम यहीं ऐसी खुली रसोई बनाएंगे कि बड़े बड़े राजा महाराजे भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे भवानी, पर चूल्हा कहाँ है और पकाने के लिए बर्तन भी तो नहीं है हमारे पास। आप देखते जाइए। अभी फटाफट नदी के किनारे बड़े बड़े चपटे पत्थर उठा कर ले आओ। आज हम पत्थर और गारी मिट्टी को मिलाकर अपना देसी चूल्हा बनाएंगे। हाँ जीजी, और चूल्हा तंबू से थोड़ी दूर खुले में बनाएंगे ताकि सारा धुआं खुली हवा में उड़ जाए और सिर्फ खाने की सौंधी खुशबू आए। तीनों बहुएं मिलकर नदी किनारे चपटे पत्थरों और मिट्टी से 3 मुंह वाला देसी चूल्हा बनाती हैं। बांस की बची छिल्लियां और सूखी घास डालकर आग जलाती हैं। तारिणी, पानी में इन अरबी के पत्तों को साफ से धो लो। और खड़े मसाले हम साथ लाए थे, साबुत जीरा, धनिया और लाल मिर्च, उन्हें सिलबट्टे पे ताजा पीस लेते हैं। हाँ हाँ जीजी, और मक्के के दानों को चक्की में पीसकर अरबी के पत्तों में मसाले लपेट कर रोल बना देती हूँ। इसे नदी की पानी की भाप पे पकाएंगे। अरे वाह भाभी, देखो तो सही, मैंने नदी से पहली ताजा मछली पकड़ी है। आज तो दावत होगी, दावत। वाह भास्कर, आज तो इस ताजा मछली और कटहल को मिलाकर हम मिट्टी के मटके में दम बिरयानी बनाएंगे। मिट्टी के मटके में बिरयानी और अरबी के पत्तों के कबाब, ऐसा खाना तो हमने कभी गांव के घर में भी नहीं खाया था। ये नदी के किनारे खुली रसोई का जादू है चंद्रकांत जी। खुले आसमान के नीचे हवा और भाप में जब खाना पकेगा तो स्वाद ही अलग होगा। चूल्हे से उठते ही मसालों, मटका बिरयानी और अरबी के कबाब की चटपटी सौंधी खुशबू पूरी हवा में फैलने लगती है। रात के 8 बजते हैं। बहुएं केले के पत्ते तोड़कर उस पर गर्मा गर्म चटपटा खाना परोसती हैं और पूरा परिवार साथ बैठकर खाने लगता है। रात गुजर जाती है और अगली सुबह पार्वती तंबू के बाहर बिछी खाट पर बैठी है। भवानी, तारिणी और अवनी खुले आसमान के नीचे पत्थरों के 3 मुंह वाले चूल्हे पर बहुएं पूरी तैयारी के साथ आज का चटपटा नाश्ता और खाना बनाने में जुटी हैं। अरे वाह रे बहू, आज तो सुबह सुबह ही हवा में ऐसी सौंधी तीखी खुशबू तैर रही है कि भूख के मारे पेट में चूहे कूदने लगे हैं। माँ जी, आज आपकी खुली रसोई में ऐसी ऐसी चटपटी चीजें बनेंगी। अवनी, जरा सिलबट्टा धोकर तो ला। जी, सिलबट्टा तो मैंने नदी के पानी से साफ चमका दिया है। ये देखो, झाड़ियों से ताजा हरा धनिया, तीखी हरी मिर्चें और खट्टी अम्बिया भी तोड़ लाई हूँ। शाबाश अवनी। अब इस पर साबुत जीरा, काला नमक, थोड़ी सी जावित्री, भुनी हींग और लहसुन की कलियां रखकर सिलबट्टे पर महीन पीस ले। आज हम चटपटी अम्बिया धनिया की गाढ़ी चटनी बनाएंगे। और जीजी, मैं नदी पार के खेतों से बहकर आए ताजे दूधिया मक्के के दाने छुड़ा लेती हूँ। आज मक्के की खट्टी मीठी और तीखी चाट बनेगी। मक्के की चाट कैसे बनाएगी तारिणी, जरा हमें भी तो बता दे। जीजी, पहले मक्की को साफ पानी में चुटकी भर नमक डालकर भाप में उबालूंगी। फिर ककड़ी और टमाटर भूनकर बारीक काटूंगी। उसमें आमचूर, कुटी हुई लाल मिर्च, सिलबट्टे की तीखी चटनी और नींबू का रस निचोड़कर मिट्टी की कुल्हड़ में मिलाकर परोसूंगी। ये देखो, मैंने नदी से 2 बड़ी ताजी रोहू मछलियाँ भी पकड़ी हैं। अरे वाह भास्कर, तूने तो कमाल ही कर दिया। तारिणी, तू मक्के की मिसी पूरी का आटा गूंथ, उसमें ये बथुआ और अजवाइन मिला देना। और अवनी, तू मटके वाली कटहल मछली की दम बिरयानी का मसाला तैयार कर। जी, मटके में बिरयानी और कबाब बिना ओवन या लोहे के ग्रिल के कैसे पकेंगे? अरे पकेंगे कैसे नहीं, ये हमारी देसी खुली रसोई है। मिट्टी के मटके के अंदर कटहल, ताजी मछली के टुकड़े, खड़े मसाले, जावित्री, बड़ी इलायची, काली मिर्च और दालचीनी कूट कर डालेंगे। ऊपर से तीखा तड़का लगाकर मटके का मुंह अरबी के पत्तों और गीली मिट्टी से बंद कर देंगे। फिर चूल्हे के लाल अंगारों से इसे दबा देंगे। भाप में अंदर ही अंदर ऐसा दम लगेगा कि हड्डियां तक गल जाएंगी। और जीजी, जो अरबी के बड़े बड़े पत्ते लाए थे उनका क्या करेंगे? अरबी के पत्तों पर बेसन, पिसा हुआ भुना जीरा, अमचूर, लाल मिर्च का गाढ़ा घोल लपेटकर रोल बनाएंगे। इसे भाप में पकाकर गोल गोल काटेंगे और सरसों के तेल में कुरकुरा होने तक भूनेंगे। अरे भाई, भवानी, इस चूल्हे से उठती भुने मसालों और चटपटे कबाब की खुशबू तो हवा के साथ बहुत दूर तक जा रही है। मेरा तो काम करने में भी मन नहीं लग रहा, मन कर रहा अभी खाने बैठ जाऊं। सही कह रहे भैया, गांव में जब हम रहते थे तब तो धुएं के मारे आंखें बहती थी। यहाँ नदी किनारे खुली हवा में पकाने का और खाने का मजा ही कुछ और है। मेरी बहुओं के हाथ में साक्षात अन्नपूर्णा है। अवनी, वो जो भुने बैंगन और टमाटर हमने रखे थे उनका चोखा मसल दे। उसमें सरसों का तेल, कटी हरी मिर्च और उबले आलू मिलाकर तीखा चोखा तैयार कर।
जीजी चोखा तो एकदम चटपटा तैयार हो गया है और इधर कुल्हड़ वाली मक्का ककड़ी की चाट पर नींबू भी निचोड़ दिया है। तभी चूल्हे पर रखी मटका बिरयानी से भाप उठने लगती है। जीजी केले के पत्ते कट गए हैं, चलो माँ जी को और आप सब भाइयों को गर्मा गर्म अरबी के कबाब, मटका बिरयानी और सिलबट्टे की तीखी चटनी परोसते हैं। लाओरी बहुआ, आज तो इस खुली रसोई के चटपटे पकवान खाकर आत्मा तृप्त हो जाएगी। तीनों बहुओं ने नदी किनारे चटपटे पकवानों की थाली परोसी। तभी नदी के मोड़ की तरफ से 3 लोग हाथ में कैमरे और कैंपिंग का सामान लिए आते दिखाई देते हैं। अरे यार अनन्या, जरा सूंघ तो सही, क्या कमाल की तीखी और सोनी खुशबू आ रही है हवा में। पेट में एकदम चूहों की दौड़ शुरू हो गई है। हाँ अरब, खुशबू तो वाकई कमाल की है, पर देखना इस बिहार नदी किनारे इतना खूबसूरत बांस का तंबू और खुली हुई रसोई, इस वीरानी में यहाँ कौन खाना बना रहा है भाई? Oh, very nice smoky aroma. What is this? Is this some Dehati Indian food cooking here? God, my mouth is watering. मिस्टर जॉन, लगता है हमें हमारे कैंपिंग के लिए सबसे बेस्ट जगह और खाना दोनों एक साथ मिल गए हैं। चलो चलकर देखते हैं। तीनों चलते हुए भवानी की खुली रसोई के पास पहुंचते हैं। देवव्रत और चंद्रकांत अजनबियों को देखकर थोड़े सतर्क हो जाते हैं। अरे आप लोग कौन हैं? इस दोपहर के वक्त नदी के इस सुनसान किनारे पर क्या कर रहे हैं? अरे अंकल घबराइए मत, हम लोग कोई चोर उचक्के नहीं हैं। हम शहर से आए हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं और हमारे साथ ये मिस्टर जॉन हैं जो विदेश से भारत घूमने आए हैं। हाँ अंकल, हम रास्ते से गुजर रहे थे तो इतनी जबरदस्त तीखी और चटपटी खुशबू आई कि हम खुद को रोक ही नहीं पाए। यस अंकल, दिस स्मोकी स्मेल इज वंडरफुल। बहुत अच्छी महक आ रही है। क्या हमें भी थोड़ा सा कुछ चटपटा खाने को मिलेगा? अरे आइए आइए, आप लोग तो हमारे मेहमान हैं। हमारी इस खुली रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हमने मटके वाली दम बिरयानी और मक्के की तीखी चाट बनाई है। क्या बात कर रही हैं भाभी जी, मटके में बिरयानी और अरबी के पत्तों का कबाब, विलेज स्टाइल एकदम। अरे वाह भाभी जी, क्या हमें ये थोड़ा सा चखने को मिलेगा? हम इसके जितने भी पैसे होंगे दे देंगे। अरे हमारे घर आए मेहमान से हम खाने के पैसे थोड़ी लेंगे। आप सब हाथ मुंह धोकर बैठिए। अवनी जा दौड़ के नदी किनारे से ताजे केले के पत्ते तोड़ के ले आ और साफ पानी में धो देना। जी दीदी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अवनी केले के पत्ते बिछाती है। भवानी और तारिणी गर्मा गर्म कुरकुरे अरबी के कबाब, कुल्हड़ वाली मटका चाट, मटका बिरयानी और सिलबट्टे की लाल मिर्च लहसुन की चटनी करीने से परोसती है। ओह गॉड, अमेजिंग, सो क्रिस्पी एंड स्पाइसी। ऐसा टेस्टी और नेचुरल खाना तो मैंने बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में भी नहीं खाया। माइंड ब्लोइंग। वाह, इस सिलबट्टे की तीखी चटनी और अरबी के कबाब का कॉम्बिनेशन तो एकदम जबरदस्त है। आरव जल्दी कर, कैमरा निकाल, इनका वीडियो तो बनता ही है। हेलो दोस्तों, आज हम हैं नदी के किनारे जहां गांव की बहुओं ने बनाई है नदी किनारे बहुओं की खुली रसोई और चटपटे पकवान। और दोस्तों, इस अरबी के कबाब और मक्के की चटपटी चाट का स्वाद इतना बेमिसाल है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगी। भाभी जी, जरा कैमरे के सामने आइए और बताइए कि इस बीहड़ नदी के किनारे ऐसी खुली और चटपटी रसोई खोलने का ख्याल आपको कैसे आया? भैया, हम तो गांव की बहुएं हैं। गांव में पानी की भयंकर किल्लत थी, पीने को पानी नहीं था और रसोई की छत टूट गई थी। पानी की तलाश में हम यहाँ नदी किनारे आ गए और जुगाड़ से ये खुली रसोई बना ली। Awesome, beautiful story and delicious food। ये मेरी तरफ से आपकी इस शानदार रसोई के लिए एक छोटा सा नजराना। अरे नहीं नहीं साहब, हम मेहमानों को खिलाए खाने के पैसे नहीं ले सकते और ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। अरे भाभी जी, मना मत कीजिए, ये खाने की कीमत नहीं है। ये तो आपकी इस अद्भुत कला और मेहनत का सम्मान है। और सुनिए, हमने ये जो वीडियो बनाया है ना, इसे हम इंटरनेट पर अपलोड करने वाले हैं। इंटरनेट? ये इंटरनेट क्या होता है भैया? अंकल, कल तक पता चल जाएगा। आरव, अनन्या और मिस्टर जॉन खाना खाकर और शुक्रिया अदा करके चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद आरव और अनन्या का बनाया हुआ वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल चुका होता है। नदी किनारे बहुओं के चटपटे पकवान नाम का ये वीडियो वायरल होते ही शहर से लोग गाड़ियों और बाइक से नदी किनारे पहुंचने लगे हैं। भवानी, तारिणी और अवनी पत्थरों और बांस से सुंदर मेज कुर्सियां बनाकर ग्राहकों को केले के पत्तों पर चटपटे व्यंजन परोस रही हैं। अवनी जरा देख तो सही, शहर से 2 और गाड़ियां आकर रुकी है। जल्दी से केले के पत्ते धोकर ला। जी मैं तो सुबह से पत्ते धोते धोते थक गई। वो जो आरव भैया कह रहे थे ना कि इंटरनेट कमाल करेगा, आज तो अपनी खुली रसोई में मेला ही लग गया। जी, ये कटहल मछली की दम बिरयानी और मक्के की कुल्हड़ वाली चाट की तो इतनी मांग है कि मटका खाली होने से पहले ही नए ग्राहक ऑर्डर देने लग जाते हैं। अरे वाह भाभी जी, वाह, क्या लाजवाब स्वाद है। शहर के बड़े बड़े होटलों का खाना इसके आगे फीका है। आप सबका धन्यवाद भैया। आप आराम से बैठकर नदी की ठंडी हवा का मजा लीजिए और गर्मा गर्म पकवान खाइए। देखा भास्कर,
तू जो रोज नदी से ताजी मछलियाँ पकड़ कर ला रहा है और मैं जो बांस की कुर्सियाँ बना रहा हूँ, आज वो सब काम आ रहा है। भगवान इस अरब बच्चे का भला करे। मेरी बहुओं के हाथों का हुनर आज पूरी दुनिया देख रही है। एक तरफ बहुओं के नदी किनारे खुली रसोई के चटपटे पकवान मशहूर हो रहे थे, वहीं गांव में रंजीत गुस्से में टहल रहा था। तभी बलवंत हाँफता हुआ आता है। मालिक, मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ, शहर से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है वहाँ। वो जो शहर के छोरे आए थे ना, उन्होंने मोबाइल में ऐसा फोटो वीडियो डाला कि पागलों की तरह लोग उनके हाथ का चटपटा खाना खाने नदी किनारे भागे चले आ रहे हैं। अरे बलवंत, क्या बकवास खबर लेकर आया तू? क्या वो कंगाली के मारे देवव्रत और उसकी औरतें नदी किनारे सचमुच कोई ढाबा चला रहे हैं? वो बहुएं सिलवट्टी की तीखी चटनी, मटके वाली बिरयानी और अरबी के कबाब बना रही हैं। रोज 1000 रुपए छाप रहे हैं वो लोग। हमारा पुराना कर्जा भी चुकाने की बात कर रहे थे। क्या उन अछूतों, उन भिखमंगों की इतनी औकात कि नदी किनारे बैठकर पैसे कमाएं और गांव में मेरी छाती पर मूंग दलें? मालिक, वो जमीन तो सरकारी नदी का किनारा है, हम उनका तंबू कैसे उखाड़ें? सरकारी नदी का किनारा है ना, तो सुनो मेरी बात कान खोलकर। आज रात ऊपर वाले बांध का जो फाटक है ना, उसे थोड़ा सा ढीला करवा दे। बांध का फाटक? पर मालिक, उससे तो नदी में पानी उफान पर आ जाएगा। अरे वही तो मैं चाहता हूँ। जब नदी में पानी उफान पर आएगा तो उनका वो बांस और पन्नी का तंबू बह जाएगा, सारे मटके चूल्हे बह जाएंगे, सारा भूत उतर जाएगा उनका खुली रसोई में चटपटे पकवान बनाने का। रात के 12 बज चुके हैं। नदी किनारे सब सो रहे हैं। अचानक हवा तेज होने लगती है और नदी के पानी की भयावह गर्जना सुनाई देने लगती है। पानी तेजी से तंबू की तरफ बढ़ने लगता है। अरे उठो उठो, जल्दी उठो सब। देखो देखो, नदी का पानी हमारे तंबू के पास आ गया है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। हे भगवान, रातों रात पानी का स्तर इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया? माँ जी का सामान और रसोई के बर्तन डूब जाएंगे। जी, पानी तंबू के अंदर घुस रहा है, हमारे सारे मसाले और राशन बह जाएंगे। रोना धोना बंद करो, घबराने से काम नहीं चलेगा। अवनी तारिणी, जल्दी से मसालों की पोटलियाँ और बीजों की मटकी संभालो। जी, चूल्हा डूब रहा है। चूल्हे की चिंता मत करो, हमने कल ही उसे सीमेंट और पत्थरों से पक्का बांधा था। तुम लोग सारा सूखा राशन और पोटलियाँ ऊंचे टीले की तरफ लेके भागो। भास्कर भैया, तिरपाल को रस्सियों से खींचकर ऊंचे पेड़ से बांधो। हाँ, सब मिलकर रस्सियों को जोर से पकड़ो, सामान को ऊंचाई पर रखो। पूरा परिवार तूफानी रात में अपनी जान और अपनी खुली रसोई के सामान को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। बहुओं की होशियारी से सारा राशन और बीजों की मटकियां ऊंचे टीले पर सुरक्षित पहुंच जाती हैं। अगली सुबह पानी उतरने के बाद बहुओं की सूझबूझ के कारण बीजों की मटकियां, मसालों की पोटलियां और सूखा राशन सुरक्षित टीले पर बच गया है। रात की बाढ़ की वजह से जो 2 दिन हमारी खुली रसोई बंद रही, आज उसे ऐसे तीखे चटपटे पकवानों से चालू करेंगे कि ग्राहक दूर से खींचे चले आएंगे। और सुन तारिणी, जावित्री, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च का गरम मसाला कूट कर रख। आज हम मटके वाली कटहल बिरयानी में ये तड़का मसाला डालेंगे, एकदम तीखी और लाल रंगत आ जाएगी। जी, और जो नदी किनारे ताज़ा बथुआ उगा है उसका चटपटा साग बनाएंगे और साथ में मक्के की मिस्सी तीखी पूरी। और सुनो, ताज़ी ककड़ी और उबले मक्के के दानों को काट कर उसमें काला नमक, नींबू का रस और सिलबट्टे की तीखी चटनी मिलाकर कुल्हड़ वाली खट्टी मीठी चाट भी तैयार करो। बहुएं चूल्हा धड़का देती हैं। सिलबट्टे पर मसालों के पीसने की और तवे पर सिकती मिसी पूड़ियों की सौंधी महक हवा में फैलने लगती है। अरे भाभी जी, 2 दिन से आपकी रसोई बंद थी, हम तो तरस गए थे आपके हाथ के अरबी के कबाब और मटका बिरयानी के लिए। आइए भैया, आज तो आपके लिए सिलबट्टे की तीखी चटनी, बधुए का साग, मिसी पूरी और अरबी के कबाब की खास थाली तैयार है। हेलो भाभी जी, हम फिर आ गए आपके इस खुली रसोई के चटपटे पकवानों का स्वाद चखने। और इस बार हम अकेले नहीं आए, पूरे 50 लोगों का ग्रुप लेकर आए हैं। जल्दी से सब कुछ गर्मा गर्म लगाइए। आइए आइए, अब सब बांस की मेज कुर्सियां तैयार हैं। केले के पत्तों पर आज ऐसा चटपटा स्वाद मिलेगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रसोई में फिर से रौनक लौट आती है। चूल्हे की आग, मसालों की सौंधी खुशबू और ग्राहकों के चहकने की आवाज से पूरा नदी का किनारा गूंज उठता है। रात के करीब 11 बजे ग्राहक खाना खाकर जा चुके हैं। बहुएं बर्तन साफ करके चूल्हे की आग शांत कर रही हैं। तभी अचानक अंधेरे में से 8-10 नकाबपोश गुंडे हाथ में लाठियां और लोहे की रॉड लेकर आते हैं। फोड़ दो सब कुछ, फेंक दो इन मटकों को नदी में। आज इनका ये तंबू और खुली रसोई का नामो निशान मिटा दो। गुंडे बांस की कुर्सियों को तोड़ने लगते हैं और मिट्टी के मटकों को उठाकर पटकने की कोशिश करते हैं। तभी देवव्रत, चंद्रकांत और भास्कर लाठियां लेकर सामने आ जाते हैं। खबरदार बलवंत, अगर एक भी मटके या बांस की कुर्सी को हाथ लगाया तो तुम्हारी खैर नहीं। जब हम कंकाली में भूखे प्यासे मरते थे तब किसी ठाकुर या बलवंत ने हमें एक घूंट पानी तक नहीं दिया था। मेरी सास धुएं में सांसें गिन रही थी,
तब तुमने कुएं से मटका फोड़कर भगा दिया था। आज हमने अपनी खून पसीने की मेहनत से पहचान बनाई है, तो तुम लोग गुंडागर्दी पर उतर आए। बहुत सामान चलाती है तेरी औरत। ए गुंडो, उठा के फेंक दो इनका सारा सामान। पीछे के तंबू से ब्लॉगर आरव और उनकी दोस्त अनन्या अपना स्मार्टफोन हाथ में लिए फ्लैश लाइट ऑन करके बाहर आते हैं। रोक लो अपने हाथ बलवंत, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सीधे जेल जाओगे। अरे तू कौन है मेरे छोरे, हमारे बीच में बोलने वाला? मैं कौन हूँ? मैं इस वक्त सोशल मीडिया पर लाइव हूँ। पूरे शहर के 5 लाख लोग तुम्हें और तुम्हारे इन गुंडों को लाइव देख रहे हैं। तुम्हारी एक एक शक्ल कैमरे में कैद हो चुकी है। और सुन लो, हमने पुलिस स्टेशन में और शहर के फूड एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के बड़े अफसरों को ये लाइव लिंक भेज दिया है। हिम्मत है तो मारो लाठी। अरे ये क्या बखेड़ा है? ये तो शहर के बड़े बाप की औलादें लगती हैं। बलवंत, अपने इस जमींदार रणजीत को बता देना कि अब इन बहुओं के पीछे पूरा शहर खड़ा है। अगर कल से यहाँ आस पास भी भटके तो ठाकुर साहब और तुम सब सलाखों के पीछे सड़ोगे। चलो चलो यहाँ से, ये मामला गड़बड़ है। ठाकुर साहब से बाद में निपटेंगे। बलवंत और उसके गुंडे लाठियां छोड़कर अंधेरे में दुम दबाकर भाग जाते हैं। बेटा, आज तुमने फिर हमारे इस गरीब परिवार की आबरू रोजी रोटी बचा ली। दादी जी, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कल सुबह यहाँ कुछ बहुत बड़ा और अच्छा होने वाला है। अगली सुबह का सूरज उगता है। नदी किनारे 2 सरकारी गाड़ियां आकर रुकती हैं। गाड़ी में से स्टेट फूड एंड टूरिज्म एसोसिएशन के मुख्य अधिकारी राघवेंद्र वर्मा अपने अमले के साथ उतरते हैं। नमस्कार, क्या यही भवानी जी की प्रसिद्ध नदी किनारे खुली रसोई है? जी साहब, हम ही हैं। आप कौन हैं साहब? मैं स्टेट टूरिज्म एसोसिएशन का डायरेक्टर राघवेंद्र वर्मा हूँ। आरव जी के वायरल वीडियो और कल रात की घटना के बाद हमारी पूरी टीम आपकी इस अद्भुत खुली रसोई का निरीक्षण करने आई है। साहब, हम तो गरीब देहाती लोग हैं, अपने देसी तरीके से चूल्हे पर खाना बनाते हैं। अद्भुत। नदी के किनारे पानी को कोयले और फिटकरी से प्राकृतिक रूप से फिल्टर करना, पत्थरों का देसी पक्का चूल्हा, केले के पत्तों का इस्तेमाल और ये प्राकृतिक वातावरण, ये तो भारत की प्राचीन इको फ्रेंडली संस्कृति का बेमिसाल नमूना है। भवानी जी, आपके इस अनोखे हुनर और संघर्ष को देखते हुए हमारी एसोसिएशन आपको ऑर्गेनिक एंड हर्बल इको फ्रेंडली ढाबा का आधिकारिक सरकारी प्रमाण पत्र देती है। सरकारी प्रमाण पत्र? हाँ, और सिर्फ प्रमाण पत्र ही नहीं, सरकार की तरफ से आपको इस रसोई को एक पक्के सुंदर इको फ्रेंडली ढाबे में बदलने के लिए आर्थिक सहायता और सुरक्षा भी दी जाएगी। अब कोई ठाकुर या गुंडा आपको यहाँ से हिला भी नहीं सकता। जी, हमारी खुली रसोई को सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारी गरीबी का अंत हो गया। कुछ महीनों बाद लकड़ी की ढलुआ छत है, लेकिन चारों दिशाओं से रसोई पूरी तरह खुली है। जगह जगह रंग बिरंगे मटकों, ताजे फूलों और सोलर पैनल से चलने वाली हल्की पीली लाइटों की सजावट है। बांस की खूबसूरत मेज कुर्सियों पर शहर और दूर दूर से आए दर्जनों पर्यटक परिवार बैठे हैं। केले के पत्तों पर गर्मा गर्म चटपटे पकवान परोसे जा रहे हैं। अवनी, जरा टेबल नंबर 4 पर देख तो सही। शहर से आए साहब लोगों को सिलबट्टे की तीखी चटनी और अम्मिया का खट्टा मीठा अचार बहुत पसंद आया है। थोड़ा और भिजवा दे। जी, मैं अभी भिजवाती हूँ। आज तो सुबह से इतनी भीड़ है कि हाथ रोकने का टाइम भी नहीं मिल रहा है। हाँ अवनी, अब अपने हुनर को पहचान मिलती है ना, तो थकान भी मिठाई जैसी मीठी लगने लगती है। पास ही बने एक विशेष कोने में, जहाँ बांस के नए नक्काशीदार फर्नीचर रखे हैं, बड़ा बेटा देवव्रत और चंद्रकांत पर्यटकों को बांस के बने घरेलू सामान दिखा रहे हैं। आइए आइए साहब, ये मेज कुर्सियां और बांस के शोपीस हमने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। आप यहाँ बैठकर खाने का मजा भी लीजिए और चाहे तो अपने घर के लिए ये हस्तशिल्प खरीद भी सकते हैं। वाह देवव्रत, आपकी बहुओं के हाथ के चटपटे पकवानों का तो जवाब ही नहीं है, और आपके बनाए इस बांस के फर्नीचर की कलाकारी भी कमाल है। हम तो ये 2 कुर्सियां जरूर खरीद कर ले जाएंगे। धन्यवाद साहब। सामने एक नक्काशीदार झूले जैसी आराम कुर्सी पर पार्वती बैठी है। पास ही आरव, अनन्या और मिस्टर जॉन अपनी टीम के साथ बैठे चटपटे व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। वंडरफुल, ऑसम भवानी जी, आपके इस इको फ्रेंडली ढाबे का चटपटा स्वाद और ये नेचुरल एम्बियंस पूरे इंडिया में बेस्ट है। आई जस्ट लव इट। देखा दादी जी, मैंने कहा था ना कि एक दिन आपकी बहुओं की ये खुली रसोई पूरे प्रदेश में सबसे मशहूर हो जाएगी।